रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार स्टूडेंट्स, रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री की पिछली क्लास में अपन पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट या आणविक द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ें बची हैं वो कुछ कमर्शियल इम्पोर्टेंस के जो पॉलीमर हैं और उनके यूजेस क्या है। उससे पहले एक कंपटीशन लेवल का और एक बोर्ड के लेवल का इसी पॉलीमर से एक और चैप्टर अपन टॉपिक लेते हैं, वो है नेचुरल पॉलीमर, या जिसे अपन नेचुरल रबर इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबर। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। दो तरीके का अपन ने पहले भी बात करी थी कि रबर प्राकृतिक बहुलक भी हो सकता है और रबर संश्लेषित बहुलक भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों की अपन बात करेंगे कि नेचुरल रबर प्राप्त कहाँ से होता है और क्यों इसको प्राकृतिक रबर अपन कह रहे हैं। वास्तविक रूप से इसका यदि अपन स्रोत देखें तो जिसको बोला जाता है रबर का पेड़, वहाँ से इसको निकाला जाता है। इस रबर के पेड़ का जो बॉटनिकल नेम होता है हीविया ब्रेसिलियंसिस। मुख्यतया ब्राज़ील में पाए जाने के कारण इसका जो स्पीसीज है वो ब्रेसिलियंसिस से बोला जाता है। इस रबर के पेड़ के तने के चीरा लगाया जाता है और तने के चीरा लगाने से एक गाढ़ा लसलसा द्रव प्राप्त होता है। इसको लेटेक्स कहा जाता है और यहीं से आपके एक क्वेश्चन बनता है। इसका एक दूसरा नाम होता है जिसे रबर क्षीर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि लेटेक्स क्या होता है या रबर क्षीर क्या होता है। तो रबर के पेड़ से जो गाढ़ा लसलसा द्रव प्राप्त होता है जिसे लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है, लेकिन इसको यदि कोगुलेट किया जाए या स्कंदन कर दिया जाता है इसका, और वो स्कंदन किसकी सहायता से करते हैं, एसिटिक अम्ल इसके अंदर मिला देते हैं। तो जिसके कारण जो रबर के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और एक कच्चा रबर अपने को प्राप्त होता है जिसे क्रैप रबर या क्रीप रबर भी कहा जाता है। अब ये क्रीप रबर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला नहीं होता, इसमें कुछ फीचर्स पाए जाते हैं। क्रीप रबर के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला है कि इसकी जो प्रत्यास्थता होती है, यानी इसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ये क्यों ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि इसकी इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था है वो बहुत ही कम होती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ क्रीप रबर इज वेरी लो। दूसरी बात ये कहें कि यह उच्च ताप पर नरम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इसके अंदर नहीं है, बहुत दुर्बल बॉन्डिंग है, तो उसके कारण से नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सो इट बीइंग्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर और निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है। It becomes brittle at low temperature. यानी टूटने लग जाता है कम तापमान के ऊपर। इसी तरीके से कार्बनिक विलायकों में, या मेनली मैं इसके लिए नाम ले लूं अध्रुवीय विलायक, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलय होता है,
घुल जाता है। मतलब इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, पेट्रोल एटसेट्रा। तो इस तरीके के विलायकों में घुल जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इसमें है कि इसको अपन क्यों यूज में नहीं लेते, वो है कि इसकी जल अवशोषण क्षमता उच्च होती है। मतलब इट हैज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन पावर, यानी यह जल को बहुत अधिक मात्रा में सोख लेता है। तो इस कारण से ये जो क्रीप रबर है वो कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं रखता है। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि लेटेक्स क्या होता है और क्रीप रबर क्यों ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो क्रीप रबर इसलिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है कि इलास्टिसिटी लो होती है, हाई टेम्परेचर पर सॉफ्टनेस आ जाती है इसके अंदर, becomes brittle at low temperature, soluble in non-polar solvent and has high water absorption power। इसके कारण से क्रीप रबर कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो फिर इसको, इस प्राकृतिक रबर के बारे में कि क्या इसका रासायनिक नाम होता है, क्या इसका संगठन होता है, ये तो अपने सोर्स के बारे में पढ़ा कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। अब इसके संगठन और संरचना के बारे में यदि अपन बात करें कि प्राकृतिक रबर की इकाई क्या होती है, क्यों ये बहुलक है, उसकी मोनोमर यूनिट या रिपीट यूनिट्स क्या होती है, तो अगली जो इसमें अपन बात करेंगे वो करेंगे संरचना व संगठन। ये भी यहाँ से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक होता है। मतलब नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक होता है, यानी लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि आइसोप्रीन की संरचना क्या है। तो यदि हमें आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर का पता हो जाएगा तो रबर की स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। तो आइसोप्रीन जो होता है वो होता है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन। अब इसकी स्ट्रक्चर हमें चाहिए और उसका एक लीनियर पॉलीमर अपने को चाहिए। 2-मेथिल है, यानी 2 नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप है और 1 नंबर और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड लगेंगे। तो 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन, इसको मैं बोलूँगा आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन की बहुत ज़्यादा इकाइयाँ आपस में यदि जुड़ जाए तो ये जुड़ेंगी और ये जुड़ करके और इस तरह की स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाएंगी और इसका जो नाम होगा इसको अपन बोलेंगे पोली आइसोप्रीन, क्योंकि आइसोप्रीन का लीनियर पॉलीमर हो गया। इसी पोली आइसोप्रीन को ही अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोला जाता है या प्राकृतिक रबर बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई का नाम बताइए, तो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन का IUPAC नाम बताइए, तो 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन इसका नाम होगा। अब कह दे कि प्राकृतिक रबर का रासायनिक नाम क्या है और उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसकी संरचना क्या है, तो ये आपके पास में पोली आइसोप्रीन इसका रासायनिक नाम है और ये इसकी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इसका ये आपके संरचना और संगठन प्राकृतिक बहुलक का हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डीपली आपको लेकर जाऊंगा, क्योंकि चूंकि ये एल्काडाइईन है आपके पास में, तो यहाँ पर 2 रूप बन सकते हैं, 2 फॉर्म इसकी बन सकती हैं। यानी जो आपके पास में
पॉली आइसोप्रीन है। अब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ क्योंकि आइसोप्रीन से बना है, आइसोप्रीन एल्काडाइईन है, तो मैं इस पॉली आइसोप्रीन को लेकर के चल रहा हूँ आपके पास में कि पॉली आइसोप्रीन की जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई, ये अभी एक स्ट्रक्चर अपने पास में इस तरह की आई थी, डबल बॉन्ड CH2, ये इस तरह की स्ट्रक्चर थी और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था अपन ने पॉली आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन है वो 1,4 एडिशन के द्वारा, आइसोप्रीन जो होगा, आइसोप्रीन की इकाइयाँ 1,4 एडिशन करेगी, यानी 1,4 योग करेगी आपस में, यानी 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन है वो लीनियर जो श्रृंखलाएं होंगी, चेन्स होंगी, उनमें कंटिन्यूसली जुड़ता चला जाएगा। तो 2 तरीके के ये फॉर्म बना सकता है। अब वो कैसे बना सकता है उसकी यदि अपन बात करें, अब जैसे मान लीजिए ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पर इधर मैं CH2 रख रहा हूँ, इस साइड में CH3 रख रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड है, इसका CH2 मैंने इस साइड में रख दिया, H इस साइड में रख दिया, ये एक फॉर्म बनी है दोस्तों, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। कैसे बना है कि इस डबल बॉन्ड की एक्सिस पे ये दोनों ग्रुप हैं, सेम साइड में हैं, सेम ग्रुप हैं, तो यदि सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं देन इस फॉर्म को सिस फॉर्म बोला जाता है। तो ये एज ए सिस फॉर्म है। तो यदि मैं इसको नंबर 1 कार्बन मान रहा हूँ तो 1, 2, 3 और 4, यानी 1 नंबर कार्बन जुड़ सकता है, 4 नंबर कार्बन भी जुड़ सकता है। अब ये इसी तरीके से जुड़े, अगली जो आइसोप्रीन की इकाई आए उस इकाई से इसी तरीके से ये जुड़ता चला जाए आगे, फिर यही कंडीशन लगातार आपके होती चली जाए। तो CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2H, इस तरीके की एक संरचना स्ट्रक्चर बनती रहेगी, यानी एक लीनियर पॉलीमर आपके पास में बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, सिस पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे, यानी समपक्ष पॉली आइसोप्रीन। अब इसी तरह की स्ट्रक्चर एक और देखें, अब इसका मैं ट्रांस रूपांतरण बनाऊं। अब जैसे मान लो यही स्ट्रक्चर मेरे पास में है कि एक कार्बन पर ये स्ट्रक्चर है, दूसरे कार्बन पे मैं H इधर ले लेता हूँ, CH2 इधर ले लेता हूँ, तो CH2 कहाँ आ गए, अपोजिट कॉर्नर पे आ गए, आमने सामने आ गए एक दूसरे के, सेम ग्रुप। देन ये कौन सी पोजीशन होगी, ट्रांसपोजिशन होगी। अब ट्रांसपोजिशन में भी एडिशन जो होना है वो कहाँ होना है, यहाँ और यहाँ, इन्हीं 2 कंडीशन पे आपका एडिशन होना है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, CH2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या हो, CH3 हो। अब देखो यहाँ CH2 है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपके H आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, CH2। अब इसका उल्टा वाला जुड़ जाए, इसका उल्टा वाला जुड़े और इसका भी उल्टा वाला जुड़े, तो इसका उल्टा यदि आप इसमें जोड़ते चले जाओ, अब ये जो सिस है, ट्रांस है, ट्रांस के साथ में क्या जुड़ जाए, सिस वाली पोजीशन, और सिस वाली पोजीशन के साथ में वापस ट्रांस वाली पोजीशन, यानी एक दूसरे से उल्टे यदि ये जुड़ते चले जाएं तो ये जुड़ते चले जाने से आपके पास में जो रूपांतरण बनेगा वो रूपांतरण क्या होगा, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। यानी इसी तरीके से 1,4 योग। अब यहाँ CH2 है तो यहाँ पर इसका CH2 आपके पास में आए तो इसका CH3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, और फिर आगे वाले जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके की जो संरचना होगी उस फॉर्म का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा। अब इनमें से 2 ये फॉर्म तो बनी, लेकिन ये फॉर्म जो है वो आपके वास्तविक रूप से किसकी है, नेचुरल रबर की है साहब। प्राकृतिक रबर वास्तविक रूप से क्या होता है, समपक्ष पॉली आइसोप्रीन ही होता है।
और ये जो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन है, विपक्ष पॉलीआइसोप्रीन है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं गट्टा पारचा। तो ये दोनों चीजें भी आपको डीपली केमिकली पूछी जा सकती है कि साहब प्राकृतिक रबर है, ठीक है, पॉलीआइसोप्रीन, लेकिन आइसोप्रीन की कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? सिस है, सिस पॉलीआइसोप्रीन है। और जो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन होता है उसको क्या बोला जाता है? गट्टा पारचा बोला जाता है। तो ये प्राकृतिक रबर के बारे में अपनी बातें थी। अब दोस्तों, प्राकृतिक रबर है, उसकी भी कोई यांत्रिक सामर्थ्य बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो भी थोड़ा बहुत मुलायम लचीला होता है। तो प्राकृतिक रबर का आम तौर पर जो उपयोग किया जाता है वो जूतों के सॉल बनाने में किया जाता है, गोल्फ की गेंदें बनाने में किया जाता है, बरसाती रेनकोट वगैरह बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। बहुत हार्ड चीज़ें नहीं बनाई जा सकती इससे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी नहीं होता है इसके अंदर। तो इसको थोड़ा सा कठोर बनाएं और इसको यूज करने के लिए इसको कठोर बनाएं, तो कठोर बनाने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? तो प्राकृतिक रबर को यदि हमें कठोर बनाना है, हार्ड बनाना है, तो उसको आपको उसमें जो तिर्यक बंध हैं या जो क्रॉस लिंक बॉन्ड बन रहे हैं, उन बॉन्डों को इंसर्ट करना होगा, उनको उसके अंदर लगाना होगा, तभी तो उसमें प्रत्यास्था आएगी और तभी वापस वो हार्ड हो पाएगा। तो इस तरह की जो प्रोसीजर होती है, यहाँ से भी आपके पास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे कहते हैं वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन। ये वास्तविक रूप से क्या है कि रबर को कठोर बनाने के लिए उसको गंधक के साथ गर्म करने की प्रोसीजर को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूं कि रबर को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। रबर को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। द हीटिंग प्रोसेस ऑफ रबर विद सल्फर इज नॉन एज वल्कनाइजेशन। अब इस वल्कनाइजेशन को या वल्कनीकरण को दो वैज्ञानिकों ने किया, उनकी टाइमिंग अलग अलग थी, लेकिन लगभग एक ही समय पर इन्होंने ये काम किया। एक वैज्ञानिक थे साहब चार्ल्स गुडियर और दूसरे वैज्ञानिक थे थॉमस हैंकॉक। चार्ल्स गुडियर यूएसए के वैज्ञानिक थे और ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने अपना काम लंदन में किया। इन दोनों ने रबर को गंधक के साथ गर्म किया। सबसे पहले गुडियर ने किया, उसका पेटेंट करवाया। उसके बाद में जो वल्कनाइजेशन का जो पेटेंट हुआ वो थॉमस हैंकॉक के द्वारा लंदन में किया गया। तो इन्होंने रबर को गंधक के साथ गर्म करके और वल्कनीकृत रबर पाया, यानी इस प्रोसीजर से जो रबर प्राप्त होता है, इस रबर को अपन क्या बोलते हैं? वल्कनीकृत रबर या वल्केनाइज्ड रबर इसे बोला जाता है। अब ये होगा कैसे, किस तरीके से होगा और क्यों ये जो गंधक है या जो सल्फर है वो क्या करेगी इसमें? अब देखिए, इस चीज़ के अंदर मैं ये देख रहा हूँ, अभी अपन ने एक लीनियर पॉलीमर बनाया था सिस पॉलीआइसोप्रीन का। इस तरीके से ये एक लीनियर पॉलीमर है सब। इसी तरीके से मैं ये कहूं कि एक और श्रृंखला मेरे पास में हो, ये भी एक लीनियर श्रृंखला है, किसकी? सिस
पॉलीआइसोप्रीन की जो नेचुरल रबर है। अब इसको मैं हीट कर रहा हूं किसके साथ? गंधक के साथ, सल्फर के साथ। अब सल्फर साहब बाईवैलेंट एटम होता है, तो इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में क्रॉस बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ेगा। इसका ऐसा कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ जुड़ेगा, लेकिन कॉमनली ये मान लिया जाता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड वहाँ पर बनेंगे और सल्फर उन दोनों यूनिट्स के बीच में जुड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है, ये कहीं सिंगल बॉन्ड के बीच में भी जुड़ सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहीं पर जुड़ेगा, लेकिन एक कॉमन हाइपोथेसिस की बेसिस पे अपन इसको लेकर के चल रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए ये कंडीशन थी साहब, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड था, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में था, तो इन दोनों कार्बन एटम का डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ऐसे ही जो दूसरी रेखीय श्रृंखला है, लीनियर चेन अपने पास में बन रही है, उनके भी डबल बॉन्ड टूटेंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इन 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ में ये क्या हो रहा है? सल्फर जुड़ रहा है। तो दोस्तों याद करो, जब अपन ने क्लासिफिकेशन बांटा था, यहाँ पर ये क्रॉस बॉन्डिंग हो गई सल्फर की इन दोनों लीनियर मोनोमर यूनिट के बीच में। तो अब रबर में यदि क्रॉस बॉन्डिंग हो गई तो रबर क्या होगा? उसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, उसके हार्डनेस है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का जो रबर आएगा, इस रबर को अपन बोलेंगे वल्कनाइज्ड रबर या वल्कनीकृत रबर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार यहाँ से पूछा जाता है कि वल्कनीकरण किसे कहते हैं, वल्कनीकरण क्यों किया जाता है? तो रबर को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया है वो वल्कनीकरण कहलाती है, और इस प्रक्रिया से जो रबर प्राप्त हो गया वो वल्कनीकृत रबर हो गया। सबसे पहले वल्कनीकरण का जो प्रयास किया था वो चार्ल्स गुडियर ने यूएसए में किया था और थॉमस हैंकॉक ने लंदन में किया था। अब जैसे ही आप रबर को गंधक के साथ गर्म करते हैं, जो मोनोमर यूनिट्स के जो डबल बॉन्ड हैं वो खुल जाते हैं और गंधक वहाँ पर क्रॉस बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाता है, और जो रबर आपके पास में प्राप्त होगा वो वल्कनीकृत रबर कहलाएगा। तो ये वल्कनाइजेशन था रबर का, या रबर को गंधक के साथ गर्म करने की प्रोसीजर थी। तो दोस्तों ये तो थे आपके पास में नेचुरल रबर। नेचुरल, अब इसका मतलब ये जो वल्केनाइज रबर है वो नेचुरल नहीं हुआ, वो सेमी सिंथेटिक हो गया, अर्ध संश्लेषित रबर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो आइसोप्रीन प्राप्त हो रहा था वो तो आपके पास में नेचुरल था ना, प्राकृतिक रबर। अब प्राकृतिक रबर का केमिकल मॉडिफिकेशन किया आपने, सल्फर के साथ में गर्म किया, तो वल्केनाइज रबर जो होता है वो अर्ध संश्लेषित बहुलक है, यानी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। अब बात करेंगे कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस के रबर की। ये तो नेचुरल रबर की संरचना, संगठन क्या होता है, वल्कनीकरण क्या होता है, किस तरह की प्रोसीजर होती है, उसकी अपन ने बात करी साहब। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा संश्लेषित रबर, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंथेटिक रबर, संश्लेषित रबर या सिंथेटिक रबर। अब इसमें मैं एक एक एग्जाम्पल आपके पास में ले रहा हूँ। सबसे पहला जो मैं इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो है SBR। अब देखो अलग अलग नाम इनके लिखेंगे अपन। एक नाम लिख रहा हूँ मैं ब्यूना S, और कॉमनली इसको एक और नाम से जाना जाता है स्टाइरीन रबर। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? ये पूछे जाएंगे कि इनकी मोनोमर यूनिट क्या है, ये पूछे जाएंगे कि ये किस प्रकार के पॉलीमर हैं, यानी कोपॉलीमर हैं या फिर होमोपॉलीमर हैं, इस तरीके की कंडीशन पूछी जाएगी। इनकी रिएक्शन पूछी जाएगी और इनके कोई स्पेसिफिक यूजेज आपको पूछे जाएंगे। तो अब देखो नाम में क्या रखा है, लोग कहते हैं ना नाम में क्या रखा है। अब नाम में सब कुछ रखा है, इसके नाम में वो क्या है? एस का मतलब है स्टाइरीन,
बी का मतलब हो गया ब्यूटाडाइईन और आर का मतलब हो गया रबर। अब बनाओ, इसका नाम बनाओ, क्या बना? SBr का मतलब हो गया स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर। अब देखो दोस्तों, ब्यूना एस ये शब्द लिखा अपन ने, अब इसमें भी इसका नाम छुपा हुआ है। ये जो Bu है, इस Bu का मतलब है ब्यूटाडाइईन। Na, ये Na सोडियम का सिंबल है जिसको ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है, वरना इसको ऐसे लिखा जाता है ब्यूना। ना मतलब Na सोडियम है, ये कैटलिस्ट की भांति काम कर रहा है। और S जो है इसका मतलब क्या है? स्टाइरीन। तो देखो यही वाली बात यहाँ से निकल के आई ना, ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन। स्टाइरीन का कंपोजिशन ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए इसको स्टाइरीन रबर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो पड़ाव आपने पार कर लिया कि नाम में क्या रखा है, नाम में इसका मीनिंग रखा है, नाम में इसकी मोनोमर यूनिट रखी है, और वो नाम क्या हो गया? स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर। तो दोस्तों पहली चीज आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ SBr या ब्यूना एस रबर। तो मोनोमर यूनिट 2 हो गई साहब, और वो 2 मोनोमर यूनिट कौन सी हो गई? स्टाइरीन हो गया और ब्यूटाडाइईन हो गया। अब इनकी यदि स्ट्रक्चर आती है तो भी जोड़ सकते हो आप। स्ट्रक्चर स्टाइरीन की क्या होती है? CH2CH C6H5, यानी वाइनिल समूह के एक हाइड्रोजन पर आप फेनिल समूह लगा दो, स्टाइरीन बन जाएगा। ब्यूटाडाइईन, तो ब्यूटाडाइईन जहां भी आए वो 1,3 ब्यूटाडाइईन ही होगा, क्योंकि डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड हैं, और 2 डबल बॉन्ड 1 नंबर और 3 नंबर पर हो सकते हैं, कंटिन्यूस 1 नंबर 2 नंबर पर नहीं हो सकते, 2 नंबर और 3 नंबर पे नहीं हो सकते। तो 1 और 3 पे होंगे, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड होगा और 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया ब्यूटाडाइईन। अब देखो ये किस किस प्रकार का आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। पहली चीज तो आ गई ना, मोनोमर यूनिट कौन सी है? तो मोनोमर यूनिट इसकी होगी स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन। अब इस यूनिट की स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है? इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब जो मोनोमर यूनिट है वो कौन सी है? अनसैचुरेटेड मोनोमर यूनिट है। और यदि एकलक इकाई असंतृप्त होती है तो कौन से बहुलक होते हैं? इसका मतलब है ये आपके पास में योगात्मक बहुलक है, एडिशन पॉलीमर है। क्लियर हो रहा है? कैसे पता लगाया? हमने शुरू में कहा था कि जब असंतृप्त एकलक इकाइयां भाग लेती है तो बनने वाले बहुलक कौन से होते हैं? योगात्मक बहुलक होते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में क्या है? इन एकलक इकाइयों में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो ये योग करेंगी। योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो जो SBr या ब्यूना एस रबर है वो किस तरीके का बहुलक है? योगात्मक बहुलक है या एडिशन पॉलीमर है। अब उसमें भी अपने को ये देखना है कि ये सह बहुलक है या सम बहुलक है। यहां पर जो एकलक इकाई है और यहां पर जो एकलक इकाई है, जो मोनोमर यूनिट है, क्या वो एक ही प्रकार की हैं? नहीं, अलग अलग तरीके की हैं। ये अलग प्रकार की हैं, ये अलग प्रकार की हैं। देन इट विल बी अ कोपॉलीमर, यानी ये SBr है वो एक तरीके का क्या है? सह बहुलक है। तो अब इस चीज को मिलाओ, देखो क्या बना। ये एक तरीके का योगात्मक सह बहुलक हो गया, ये कोई सम बहुलक नहीं हो सकता। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन, ये डिसोसिएशन आपने इसके नाम से किया। तो नाम में बहुत कुछ रखा है और इस बहुत कुछ से आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रखनी पड़ेगी दिमाग में, आप इसका रट्टा नहीं मार सकते हो। आप उनके नाम से यही चीज़ें आपको यहाँ पर अभी टाइम मिल रहा है कि इस तरीके से आप निकालें। अब बचा है इसकी रिएक्शन, तो इन दोनों इकाइयों को जोड़ दो। बाहर कुछ नहीं निकलना है, मतलब डबल बॉन्ड टूट जाना है और नई जगह पर आपके पास में डबल बॉन्ड बन जाना है। पहले बाद में किसी इकाई को रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको कह दे कि साहब इसको बनाने की अभिक्रिया लिखो,
देन सबसे पहले मान लो मैंने स्टाइरीन रखा, n मॉलिक्यूल स्टाइरीन के हो जाएंगे। n लगाना वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पर अपन ये कह दें कि n मॉलिक्यूल ही मेरे पास में किसके होंगे, 1,3-ब्यूटाडाइईन के हो जाएंगे। इन दोनों का एडिशन करवा दो, मतलब ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, नई जगह पर आपके पास में कोई डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखो इस डबल बॉन्ड को आपने तोड़ा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया C6H5, और ये एक सिंगल बॉन्ड इधर भी निकलेगा। इसका डबल बॉन्ड भी तो टूट रहा है ना, तो ये एक कंडीशन, ये CH2 जुड़ जाएगा, ये टूट गया, ये CH आएगा, अब ये यहाँ जाएगा, ये भी एक बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी आपके पास में, और ये CH2N। तो ये एक कंडीशन बनी। अब देखो स्टाइरीन की है आधी इकाई, आधी इकाई किसकी है, ब्यूटाडाइईन की है, 1,3-ब्यूटाडाइईन बोल दें, तो ये जो रबर बनेगा वो स्टाइरीन रबर कहलाएगा, SBr कहलाएगा या ब्यूना S कहलाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यूज नहीं है। नॉर्मली जो रबर के यूज होते हैं कहाँ पर आता है, शू बनाने में, सॉल बनाने में, यानी एक तो जूतों के सॉल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बरसाती बनाने में, छतरियाँ बनाने में, छाते बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, रेन कोट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, कभी कभार टायर वगैरह के तंतु जो रेशे होते हैं वो बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो मेनली जो रबर के यूजेज होते हैं वो इसी के यूजेज हैं। तो ये SBr रबर आपके पास में है। इसी तरीके से सेकंड एक और मैं यहाँ पर रबर बना रहा हूँ, उस रबर के बारे में भी इसी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन देना है। ये संश्लेषित रबर हो गया साहब। संश्लेषित रबर के उदाहरण बताओ, मान लीजिए इस तरीके से आए क्वेश्चन। सेकंड आपके पास में है NBr, या इसको मैं बोलूँगा ब्यूना N, या इसको बोला जाता है नाइट्राइल रबर। ये कंडीशन होगी। अब इसका भी डिसोसिएशन करो साहब। N जो है मतलब नाइट्राइल है, B का मतलब ब्यूटाडाइईन है, और R का मतलब रबर है। तो नाइट्राइल ब्यूटाडाइईन रबर या NBr बोला जाता है। ब्यूना N वही सिस्टम है, BU का मतलब ब्यूटाडाइईन, N का मतलब नाइट्राइल है, तो वही नाइट्राइल रबर इससे बनता है। अब इसकी सबसे पहली बात अपन कर रहे हैं कि साहब इसकी मोनोमर यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें भी दो मोनोमर यूनिट हैं, एक को आप नाइट्राइल बोल रहे हो, एक को ब्यूटाडाइईन। तो ब्यूटाडाइईन तो अभी आपने बनाया था, ये तो सब में रहेगा ही रहेगा। तो ये एकलक इकाई और उसकी संरचना ब्यूटाडाइईन, यानी 1,3-ब्यूटाडाइईन ही है ये। 1,3 अब लिखें चाहे नहीं लिखें, ये ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल तो CN ग्रुप को कहते हैं। उसके साथ में कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, वही वाइनिल जो ग्रुप है उसके एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होना चाहिए CN से। अब देखो स्टाइरीन बनाया था, ये इतना तो कॉमन था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी वाइनिल ग्रुप था। वाइनिल ग्रुप के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CN से हो जाए देन तो ये नाइट्राइल में आ रहा है, और C6H5 से हो रहा था तो स्टाइरीन बोल रहे थे उसको। तो यही चीज़ें काम में आनी है साहब। इसको, इस ग्रुप को कहते हैं एक्रिलो नाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड भी बोला जा सकता है इसे। सो एक एकलक इकाई, एक मोनोमर यूनिट है वो है आपके एक्रिलो नाइट्राइल, और दूसरी मोनोमर यूनिट है वो कौन सी है, 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब इन दोनों चीज़ों को, वही चीज़ें दोनों ही कैसी हैं, अनसैचुरेटेड हैं। मतलब किस तरीके का बहुलक है साहब, योगात्मक बहुलक तो है, एडिशन पॉलीमर तो है। अब क्या दोनों एकलक इकाइयाँ सेम प्रकार की हैं, नहीं है, अलग अलग तरीके की हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, सह बहुलक है, कोपॉलीमर है। तो ये भी एक तरीके का योगात्मक सह बहुलक हो गया।
तो ये भी एक संश्लेषित रबर जो योगात्मक सहबहुलक के प्रकार में आ रहा है। अब इसकी रिएक्शन देखो, वही इसमें इन दोनों को जोड़ दें कि n मॉलिक्यूल आपने लिए हैं एक्रिलोनाइट्राइल के, पहले बाद में किसी को भी लिख सकते हैं, ये बार बार अब कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। CH2 CH CH CH2, ये दोनों एकलक इकाइयाँ हैं। ये दोनों मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगी, डबल बॉन्ड को तोड़ते चले जाओ, अपने आप आपका बहुलक बनता जाएगा। CH CN CH2 से जुड़ेगा CH, डबल बॉन्ड CH CH2 और N, ये बन गया आपके पास में NBr या ब्यूना N रबर। अब इसके जो इम्पोर्टेंट यूजेज हैं वो यूजेज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे प्रश्न बहुत बार यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वो यूजेज क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका कि ये ओजोन अपक्षय होता है, ओजोन लेयर होती है। अपक्षय का मतलब क्या करता है? डिप्लेक्ट करता है उसको, खराब करता है उसको। लेकिन ओजोन अपक्षय के प्रति प्रतिरोधी होता है। तो ओजोन अपक्षय और लो प्रतिरोधक। अब लो यानी क्या है? फ्लेम रेजिस्टेंट, यानी आग के प्रति प्रतिरोधी होता है। अब देखो, ओजोन को डिप्लेक्ट होने से भी रोकता है और फ्लेम रेजिस्टेंस यानी आग के प्रति, यानी आग में भी जलता बहुत ही मुश्किल से है। इसका मतलब ये जो रबर है, इस रबर का उपयोग है वो टायर बनाने में भी किया जा सकता है। अब जितने भी जो टैंक वगैरह होते हैं, तेलों के जो टैंकर वगैरह होते हैं, उनका इनर लाइनिंग, क्योंकि आग पकड़ लेते ना वो तेल, तो उनकी इनर लाइनिंग बनाने के अंदर भी इसका उपयोग होता है। तो गैसकेट बनाने में होज की इनर लाइनिंग यानी टैंक, होज यानी टैंक, टैंकों की इनर लाइनिंग बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न बोर्ड एग्जामों में काफ़ी बार आता है कि ऐसा कौन सा बहुलक है जो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है और ओजोन अपक्षय के प्रति प्रतिरोधी होता है। यानी ओजोन अपक्षय और आग के प्रति या लो प्रतिरोधक होने वाला बहुलक कौन सा है? देन वो NBr है, ब्यूना N है। और ये बनता कैसे है? दो मोनोमर यूनिट हैं, एक्राइलोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइईन, योगात्मक सहबहुलक है। इन दोनों इकाइयों के जुड़ने से ये बन जाता है और इसके ज़्यादातर यूजेज हैं वो टायर हैं, गैसकेट हैं, ऑयल सील वगैरह बनाने में, होज बनाने में, अस्तर बनाने में, उनके इनर लाइनिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो फिर थर्ड तरीके का जो संश्लेषित बहुलक है वो होता है नियोप्रीन। या नियोप्रीन को मैं एक और नाम दे सकता हूं, पॉलीक्लोरोप्रीन, दोनों एक ही नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मोनोमर यूनिट है, आप देखो इसका पॉली शब्द हटाओ तो बच गया, सो मोनोमर यूनिट हो गया। तो मोनोमर यूनिट है क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन वास्तविक रूप से क्या है? ये है आपके पास में 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। अब जैसे आइसोप्रीन पे बना रहे थे उसी तरीके से ये बनेगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। इसमें एकलक इकाई कितनी है? एक ही है, एक ही एकलक है, लेकिन असंतृप्त है। मतलब योगात्मक बहुलक तो है, लेकिन अब ये कौन सा बहुलक हो गया? ये सम बहुलक हो गया। ये सह बहुलक नहीं है, ये होमोपोलीमर हो गया, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेटिंग मोनोमर यूनिट है वो एक ही प्रकार की। तो इसकी ये जो मोनोमर यूनिट है वो लगातार एक लीनियर फॉर्म में जुड़ती चली जाएगी। तो जब n मॉलिक्यूल इसके
क्लोरोप्रीन के आपस में कंबाइंड हो जाएं, देन बनेगा CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2N, ये बनेगा पॉलीक्लोरोप्रीन और इसी को बोला जाता है नियोप्रीन। अब इसके उपयोग, मेन इसकी विशेषता क्या है, ये रेजिस्टेंट टू ऑयल होता है, यानी तेलों के प्रति प्रतिरोधी होता है, तेलों के प्रति प्रतिरोधी होता है। तो रेजिस्टेंट टू ऑयल, तेलों के प्रति प्रतिरोधी कौन सा बहुलक है, नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन है। तो ऑयल टैंकों की सील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, या टैंक जहाँ से लीकेज होते हैं, होज वगैरह जहाँ से कोई लीकेज हो वहाँ पर इसको लगाया जा सकता है। सो रेजिस्टेंट टू ऑयल यानी तेलों के प्रतिरोधी बहुलक कौन सा है, प्रतिरोधी, ये नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन होता है। एक और संश्लेषित बहुलक है जिसकी अपन बात करेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये यूजेज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। फोर्थ तरीके का है जिसको मैं लिख रहा हूँ PIB। अब P का मतलब है वही पोली, I का मतलब है आइसो और B का मतलब है ब्यूटाइलिन, यानी पोली आइसो ब्यूटाइलिन। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, आइसोब्यूटिल समूह है, ये इसकी स्ट्रक्चर है पॉली आइसोब्यूटाइलिन। कितनी मोनोमर यूनिट भाग ले रही है सब, एक। कैसी है, असंतृप्त है, मतलब योगात्मक बहुलक तो है ही, लेकिन कैसा है, सम बहुलक है ये भी, ये सह बहुलक नहीं है, होमोपॉलीमर है ये भी नियोप्रीन की भांति, क्योंकि एक ही तरीके की एकलक इकाई इसमें भाग ले रही है। अब इसका यदि अपन बहुलीकरण की रिएक्शन लिखें इसकी, ये आइसोब्यूटाइलिन समूह हो गया। अब यहाँ से आपके पास में CH2C CH3 CH3N, ये पॉली आइसोब्यूटाइलिन बना। ये इसकी विशेषता क्या है, ये गैस इम्परमिएबल यानी हवा के लिए अभेद्य है। ये बहुत बड़ा रोल है इसका। ये जो PIB है वो एयर टाइट है, कहने का मतलब गैस इम्परमेबल है, हवा के लिए अभेद्य है, यानी हवा इसको पार नहीं कर सकती। अब दोस्तों किसी भी चीज़ में कहीं भी मान लो आपने हवा भरी है और वो हवा उसकी लेयर को पार करके नहीं जा सकती, तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी उसमें से थोड़ी सी देर बाद में हवा निकल जाएगी, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। टायर में भी जो ट्यूब होता है वो एयर टाइट ही होता है ना, तो थोड़े थोड़े समय के बाद में इनकी हवा क्या होती है, अपने आप बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो उस लेयर को पार नहीं कर सकती, उससे उसका डिफ्यूजन नहीं हो रहा। तो इस तरह की जो बहुलक हैं, PIB हैं, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, एक बहुत अच्छी चीज़ आती है बास्केटबॉल व टायर की आंतरिक संरचना बनाने में। इनर लाइनर ऑफ बास्केटबॉल और टायर, इनका जो फॉर्मेशन किया जाता है, मतलब जो इनका ब्लेडर होता है, टायर की जो ट्यूब होती है वो किससे बनाई जाती है, PIB से बनाई जाती है, पॉली आइसोब्यूटाइलिन से बनाई जाती है। तो ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग हुआ, हवा के लिए अवैध। मान लो आपको ये पूछ लें कि साहब वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इनकी हवा थोड़े से समय बाद में क्यों निकल जाती है, क्योंकि इनका जो ब्लेडर है वो PIB का बना हुआ है, जो गैस इम्परमेबल होता है, इसलिए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में उनमें से हवा बाहर निकलती रहती है। फिर दोस्तों एक और बहुत इम्पोर्टेंट रबर आपके पास में आता है, जिसको अपन बोलते हैं ABS रबर। अब देखिए
क्या क्या है इसमें? एक इकाई, ए का मतलब यहाँ पर हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, बी रिलेट करता है ब्यूटाडाइईन से, एस रिलेट करता है स्टाइरीन से, तो इसका नाम हो गया एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन रबर या ABS रबर। तो 3 मोनोमर यूनिट्स हैं, 3 मोनोमर यूनिट, और तीनों की संरचना आप जानते हो कैसी है, अनसैचुरेटेड है। तो योगात्मक बहुलक तो है, एडिशन पॉलीमर है, लेकिन अब ये फिर वापस कैसा हो गया, सह बहुलक हो गया, कोपॉलीमर भी हो गया। अब इन तीनों इकाइयों को जोड़ें साहब। एक्रिलोनाइट्राइल को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, एक्रिलोनाइट्राइल की ये स्ट्रक्चर है। फिर आपके पास में ब्यूटाडाइईन आया साहब, ये ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर आपके पास में है, और फिर स्टाइरीन आया, ये स्टाइरीन की स्ट्रक्चर है। इन तीनों यूनिट्स को आप जोड़ दीजिएगा, और तीनों यूनिट को जोड़ें तो देखो क्या बन रहा है, CH2 CHCN CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH C6H5N, ये रबर बन गया आपके पास में ABS रबर। अब यहाँ पर इसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन इनका केमिकल कंपोजिशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 होगी ना, 2 हो तो अपन ये मान लें कि 50-50 हो गया, 3 हुआ तो 50-50 तो नहीं हो सकता। अब इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये कौन सी इकाई है, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल इसमें 30% होता है, ब्यूटाडाइईन इसमें 20% होता है, और शेष स्टाइरीन है, मतलब 50%। तो इस तरीके से 100% का रेशियो इनमें होता है। एक्रिलोनाइट्राइल कंट्रीब्यूटिंग 30% पार्ट, एंड ब्यूटाडाइईन कंट्रीब्यूट्स 20% पार्ट, एंड स्टाइरीन कंट्रीब्यूट रेस्ट ऑफ 50% पार्ट ऑफ ABS रबर। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है मोटर या वाहन, यानी कार जो होती हैं उनकी बॉडी बनाने में, उनकी शेप बनाने में, ये ABS रबर का यूज होता है। तो ये आपके सारे जो संश्लेषित रबर हैं या सिंथेटिक रबर होते हैं। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा कि रबर क्या है, नेचुरल रबर कौन कौन से हैं, क्या उनका केमिकल कंपोजिशन होता है, कैसे उसका वल्केनाइजेशन किया जाता है, इसके अलावा कुछ सिंथेटिक रबर कौन से होते हैं, और उन सिंथेटिक रबर का यूज क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यूजेज आपने पढ़े, एग्जाम में स्ट्राइक करने वाले क्वेश्चंस यहाँ से रह रहे हैं। अब दोस्तों अगली क्लास में अपन इसमें पढ़ेंगे वो कुछ कमर्शियल इम्पोर्टेंट के पॉलीमर और उनके यूज और बायोपॉलीमर से रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।